चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की स्थितियों की बात करें सर, काफ़ी चिंताजनक है, विशेष रूप से इंदौर की, विशेष रूप से राजधानी भोपाल की। बहुत से मरीजों की ये शिकायत है कि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई जगह तो ये स्थिति है कि वो बेड्स के लिए उन्हें बहुत सिफारिश जोर लगाना पड़ रहा है। आप भी समाज के नेता हैं, वहीं से निकले हुए हैं, आपके पास भी बहुत से फ़ोन आते होंगे, आपके स्टाफ के पास भी बहुत से फ़ोन आते होंगे। क्या स्थितियां काबू में हों, इसके लिए किया जा रहा है? देखिए, सही मायने में तो ये संक्रमण पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला है। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में भी संकट बहुत तेज है और बहुत चुनौती का समय है। ये बात सही है कि लगातार संकट बढ़ता जा रहा है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपने कहा कि बिस्तरों की कमी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी हर ज़िले में यदि हम बिस्तरों की बात करें तो हमारी ऑक्यूपेंसी 70% ही है। हमारे 30 से 40% बिस्तर आज भी खाली है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं, चिकित्सीय व्यवस्थाओं के हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, पर यह बात सही है कि चुनौती बड़ी है, संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए दोनों स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है। जहाँ एक और कोरोना का संक्रमण रुके, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, तो दूसरा, यदि कोई संक्रमित हो गया है तो उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। और रोज़ हम हर शहर में, हर स्थान पर बिस्तरों में इजाफा कर रहे हैं। आपने बात की भोपाल और इंदौर की, निश्चित रूप से हमारे ये दोनों शहर बड़े हॉटस्पॉट हैं, पर वहाँ पर हम पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के को सिंक्रोनाइज करते हुए चिकित्सीय व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रखे हैं। संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, ज़रूरत यही है कि इस चैन को हम ब्रेक करें, और इसीलिए हमारे बहुत सारे शहरों में कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से चैन ब्रेक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की स्थितियां कैसे पहुंची, इसका कोई आकलन पहले अधिकारियों को नहीं था? क्योंकि हम ऑलरेडी कोविड के दौर में ही थे। फैसिलिटीज़ पहले आप लोगों ने बढ़ाई, क्योंकि पहले लगभग शून्य पे थे जब पहली बार कोरोना का पहली लहर आई तब, और इसके बाद बहुत सा ये दावा किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हुआ है। देखिए, जो प्रेशर था उसको कम किया गया है डॉक्टर्स के ऊपर से, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी लहर के लिए क्या बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे? नहीं, देखिए, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आपने देखा होगा पहले दुनिया ये कहती थी कि ये गर्मी में ख़त्म होगा और सर्दी में बढ़ेगा। बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, ये सर्दी में समाप्त हुआ, गर्मी जैसी आ रही है वैसा बढ़ रहा है। पहले कहा गया था कि ये एक समय के बाद इसका पीक आ गया है, अब पीक से ख़त्म हो गया, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अब ये इसका एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो देखिए बातें गलत निकल गई। कब ये क्यों शुरू हुआ इसको नहीं मालूम, कैसे ये ख़त्म हो गया ये नहीं मालूम, दूसरा दौर कैसे आ गया ये नहीं मालूम। तो देखिए, ये एक रिसर्च का और स्टडी का बड़ा विषय है। अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, कब किसको कैसे लग रहा है, इनविजिबल है, किसी को नहीं मालूम। इसलिए इसके आकलन करना सही मायने में किसी के बस की बात नहीं है। पर हमारी सरकार ने, हम जो कर सकते थे हमने किया। जैसा आपने कहा कि यदि हम इस तरह की महामारी के में यदि हमारे सेटअप की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत कम था, पर एक साल में हमने ये स्थिति बनाई है कि आज प्रदेश के हर स्तर पर, हर जिले में, हर कस्बे में हम कोरोना का इलाज कर पा रहे हैं। हम ऑक्सीजन को लेकर हर जगह हमने लाइन डलवाई है, हम वेंटिलेटर हमने हर जगह लगवाए। पर हमें ये विचार ज़रूर करना पड़ेगा कि ये केवल बीमारी नहीं है, ये महामारी है, और महामारी का मतलब ये होता है कि सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होना। परंतु हमारी व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त रखे हुए, और आगे हम कटिबद्धता के साथ ये कहते हैं कि हम आगे भी सही तरह से व्यवस्थाओं को ठीक करके रखेंगे। ठीक है विश्वास सारंग जी, हम एक मीडिया चैनल हैं और हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में जितना कर सकते हैं, हमने लोगों को बार बार आगाह किया कि आपको मास्क पहनना चाहिए। आपने भी हमारी मुहिम की तारीफ की कि रोको टोको अभियान जो आप लोग चला रहे हैं वो ठीक है, हम उसको अभी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन हमारी क्षमताएं हैं, हम लोगों से सिर्फ अपील कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बात यही है कि क्यों बीच में इतनी ढिलाई सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से दे दी गई कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं और लोग भी उसी तरह से, नेता भी उसी तरह से, सबका व्यवहार बहुत शिथिल हो गया कोरोना को लेकर बीच में। नहीं,
नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई लापरवाही की गई, पर ये बात देखिए ये बहुत ज़रूर मायने रखता है कि जब कोरोना संकट कम हुआ था, संक्रमण कम फैल रहा था, तो लोग थोड़े से उस मामले में मैं लापरवाह तो नहीं बोलूँगा, पर यह बात ज़रूर है कि सब बहुत कंफर्टेबल हो गए थे और उसी का परिणाम निकला कि ये संक्रमण तेज़ी से फैल गया। अब मुझे लगता है संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है तो हम सबको संयम और अनुशासन का पालन करना होगा। और मैं जी टीवी की और आपकी बहुत तारीफ़ करूंगा कि आपने निश्चित रूप से सामाजिक सरोकारता को स्वीकार करते हुए मास्क पहनने की मुहिम को बहुत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। मैं जी टीवी को बधाई देता हूँ। जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे सहयोगी अमृता भी हमारे साथ हैं। अमृता जी, हुसैन लाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जे पंजाब ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕੌਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 450 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20% ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि कितना साढ़े इन्फेक्शन का लोड है जी। सो बिल्कुल ठीक है जी। जी, यहाँ पर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे सर कि बीते रोज केंद्र की तरफ से एक समीक्षा की गई थी जिसमें पंजाब को कुछ सुझाव भी दिए गए थे और कई जिलों में ये भी कहा गया था कि टेस्टिंग कम है या लैब्स नहीं है, तो उसके उस दिशा में पंजाब की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? पंजाब के विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ टीम्स हमारे पास यहाँ पे आई थी और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और उनको हमने नोट किया। जो हमने उनको बताया था कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी RT-PCR की वो बहुत कम थी, उसको हमने 30,000 से ऊपर ले गए उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी को। और उसके बाद हमने ये जो रैपिड एंटीजन है उसको कम रखा, इसीलिए रखा बिकॉज रैपिड एंटीजन से बहुत सी इन्फेक्शन है वो आप छोड़ सकते हो, कई बार नहीं पता चलता है वो उसको ना गलत आ जाता है उसमें से रैपिड एंटीजन का जो रिजल्ट है, इसलिए RT-PCR ही जरूरी है। और दूसरा हमने उनको बताया कि हमारे पास 7 RT-PCR टेस्टिंग लैब है जो कि पूरे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेशन हैं, तो किसी भी लैब के पास जो ले जाने के लिए सैंपल ले जाने के लिए टाइम है वो बहुत कम है, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट। और हमने हर लैब में 2 से 3 दफा हर डिस्ट्रिक्ट के सैंपल जाते हैं सो दैट जो टर्न अराउंड टाइम है वो 24 आवर्स से कभी ना बढ़े। सो उस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है, उसको हमने इंश्योर किया, लैब्स को स्ट्रेंथन किया। और ये जरूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर रोपड़ की बात करें, रोपड़ में उन्होंने कहा था कि कोई RT-PCR टेस्टिंग लैब नहीं है, तो हमने बताया कि रोपड़ से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वी हैव गॉट 2 RT-PCR टेस्टिंग लैब्स और वहां पे आधे घंटे में सैंपल पहुंच जाते हैं और 2 बार दिन में सैंपल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स में लेवल 3 फैसिलिटी नहीं हो सकती, हर डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट लेवल 3 फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की लेवल 3। ठीक, विश्वास सारंग साहब के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। विश्वास सारंग जी, एक
टेस्ट रिपोर्ट देरी से आ रही है, लोगों की ये भी शिकायत है। और दूसरा, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि आंकड़े आप लोग छुपा रहे हैं, विशेष रूप से मौत के। शमशान घाट में कुछ और चिताएं जलती हैं संख्या में, आप लोगों के जब रिपोर्ट शाम को जारी होती है कि कितनी मौत हुई, वो अलग आंकड़ा होता है। ये दोनों सवाल सरकार के सामने हैं। देखिए, पहली बात जैसा आपने कहा कि हमारा स्पष्ट निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर हम अपनी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करें, जो हितग्राही है उसके लिए भी, और जो सरकार का पोर्टल है उस पर भी वो दर्ज हो। और जहाँ तक मौत की आंकड़े छुपाने की बात है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, ना हमारे से कोई दिशा निर्देश है। जहाँ तक अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में जो लाशें हैं उनकी और जो सरकार के आंकड़े में, उसमें अंतर का कारण सीधे सीधे यह है कि हम हर मरीज की जिनकी मृत्यु हुई है उसका कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंतिम संस्कार करते हैं। और जब कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार करते हैं तो ये भ्रामक प्रचार होता है कि इतनी मृत्यु हुई। मृत्यु की संख्या जो सरकारी आंकड़े में है वही सही है। ये तो केवल और केवल संदिग्ध जो कोरोना के लोग हैं उनकी भी अंत्येष्टि उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से होने के कारण ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जी विश्वास जी, दो सवाल और हैं। एक, ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी स्थिति कैसी है? दूसरा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसकी कल लगभग 9000 से ज़्यादा की खेप पहुंची थी विशेष विमान से। इस वक्त क्या दवाई की कमी है मध्य प्रदेश में? ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आपूर्ति और खपत के अनुपात में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे कल हमें लगभग 270 मैट्रिक टन की ज़रूरत पड़ी, 270 से करीब से कम ही, लगभग 262-67 मैट्रिक टन की ज़रूरत पड़ी, और हमारे पास 295 मैट्रिक टन ऑक्सीजन थी। तो ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं, पर ऑक्सीजन बड़ी चुनौती है, ये बात सही है, और इसीलिए हमने उसके अल्टरनेट व्यवस्थाएं की हैं। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ी संख्या में खरीदे हैं, जिसके माध्यम से हम जो ऑक्सीजन बेड हैं उन पर इसकी व्यवस्था सुचारू कर सकते हैं। उसके साथ ही रेमडेसिविर के मामले में हमने पूरी सुनिश्चितता की है कि रेमडेसिविर हमें समय से मिले और जनता को उसका लाभ मिल सके। जो गवर्नमेंट के सेटअप है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हम रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और बाकी निजी संस्थानों में भी रेमडेसिविर अब सही मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन कई जगह कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं सर, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। इंदौर से भी खबर आई कि कुछ नकली भी बना लिया है इन लोगों ने। देखिए, कालाबाजारी के लिए देखिए, इस समय पर यदि इस महामारी में कोई ऐसी बेईमानी करेगा तो ये पाप की श्रेणी में आता है। पर कालाबाजारी रोकने के लिए हमने संपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं, और इसीलिए सुनिश्चित किया गया है कि ये केमिस्ट की दुकान पर नहीं मिलेगा, स्टॉकिस्ट को मिलेगा, और वो सीधे संस्थानों को देगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में तो ये ये इंजेक्शन लगेगा ही, पर यदि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल स्टॉकिस्ट से डायरेक्ट परचेज करेगा, और अब किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्थान को ये इंजेक्शन मिलेगा, जिससे कालाबाजारी पूरी तरह से रोकी जा सके। जी, हुसन लाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुसन लाल जी, आपसे मेरा अगला सवाल यही होगा कि जहां तक पंजाब की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग हर हफ्ते वो समीक्षा मीटिंग जो है वो करते हैं, और इस बैठक में कई फैसले लिए जाते हैं। लेकिन बीते रोज हुए बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें जो फैसला बेहद अहम और खास लिया गया वो यही कि 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी, उनको ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर सख्ती की बात करें तो ऐसी कोई खास सख्ती सूबे में लागू नहीं की गई है। इसकी कोई खास वजह हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब तक केसेस की बात करें तो केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, और खतरे की बात करें तो खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और खुद मुख्यमंत्री कई बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि जो रवैया है शायद पंजाबियों का वो कुछ लापरवाह नजर आता है, क्योंकि एक दलेरी फैक्टर जो है वो कई बार इस लापरवाही के रूप में सामने आता है। तो क्यों आखिर सख्ती उस हिसाब से नहीं की जा रही है? आई थिंक सख्ती तो काफी की हुई है हमने। जो पूरी स्टेट में 9 से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया हुआ है। और दूसरी बात, जो पुलिस है, जो मास्क नहीं पहनते लोग, उनको जो चेक करते हैं तो उनको वहां पे फिर कंपल्सरी उनका RT-PCR सैंपलिंग उनकी की जाती है जी। कल DP साहब ने ही बताया था कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने टेस्टिंग सैंपलिंग करवाई है,
और उनमें से तकरीबन 400 से ऊपर लोग पॉजिटिव भी पकड़े गए थे। सो उस चक्कर में इसका फर्क पड़ा है लोगों में। अब थोड़ा सा मास्क पहनने का जो है वो थोड़ा सा उनमें हुआ कि पहले से ज्यादा कंप्लायंस शुरू हो गई है। सख्ती इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सभी बंद हैं। जो आपने जैसे बताया कि 5th, 8th और 10th एग्जाम क्लास के एग्जाम वो भी हमने छोड़ दिए कि नहीं होंगे, ऐसे ही उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। जी। ये जो मोबिलिटी है, जो पॉपुलेशन बहुत मोबाइल है, वो यंगर पॉपुलेशन है जी, उसको रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। चले, तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हुसैन लाल जी, और तमाम मेहमान जो भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।